भारत से धीरे धीरे वामपंथी विचारधारा कमजोर होती जा रही है और ऐसा हो चुका है क्योंकि 1977 के बाद पहली बार भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट सरकार अब नहीं बची है। केरल में कम्युनिस्ट सरकार बनती थी, इस बार केरल से भी कम्युनिस्ट सरकार हार चुकी है। वामपंथी सरकार का, वामपंथी विचारधारा का, देखिए कभी कोई विचारधारा खत्म नहीं होती है, लेकिन भारत में कमजोर हो चुकी है पूरी तरीके से। राजनीतिक युग का अंत हो चुका है। केरल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों पे कभी एक समय था जब कम्युनिस्ट सरकारों का मजबूत प्रभाव था, लेकिन अब इन राज्यों से भी पूरी तरीके से कम्युनिस्ट सरकार जा चुकी है। ठीक है, तो आइए एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि वामपंथ क्या है, किस विचारधारा का नाम है और अल्टीमेट अभी क्या स्थिति हुई है, कैसे पतन हुआ है, एक बार इसको समझते हैं। देखिए वामपंथ की विचारधारा जो है ना, मुख्य रूप से दो पार्टियां हैं आपकी, एक सीपीआई है और सीपीआई-एम है। मार्क्सवाद और लेनिनवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। मार्क्सवाद और लेनिनवाद जो बात करता है वो समानता की बात करता है, समाज में अमीर और गरीब की खाई को खत्म करने की बात करता है, मजदूर और किसानों की बात करता है। हमेशा जो वामपंथ है वो कहता है समाज की असली ताकत श्रमिकों के पास है, मजदूरों के पास है, किसानों के पास है। समाज में इनके अधिकारों के लिए लड़ने की बात करता है और वर्ग संघर्ष की बात भी करता है। हमेशा पूंजीवाद का विरोध करता है, निजीकरण का विरोध करता है, बड़ी कारपोरेट कंपनियों के प्रभुत्व का विरोध करता है। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पूरे विश्व में अप्रासंगिक होता जा रहा है वामपंथ। हमेशा यदि मैं धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे की बात करूं, थोड़ा सा देखो, बहुत आसानी से समझ लो, एक विचारधारा को इतनी जल्दी नहीं समझाया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ लीजिए। राजनीति और धर्म को पूरी तरीके से अलग करने की बात करता है, सेकुलर छवि है। आप जब वामपंथ को पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वामपंथ बहुत शानदार विचारधारा है, लेकिन जो उसका रूप है, उस रूप ने हिंसा इसमें प्रवेश कर चुकी है। आज देखिए जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद भी काफी हद तक वामपंथी उग्रवाद बोलते हैं उसको। ठीक है, उसका उद्देश्य सही है लेकिन रास्ता गलत है। साध्य अच्छे होने से यदि साधन बुरा हो जाए, साधन क्या, वर्ग संघर्ष। खेती और जमीन बड़े जमींदारों से लेकर गरीब किसानों तक बांटना, बंगाल और केरल में बड़ी सफलता इसी को लेकर मिली। बंगाल से ही नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद निकल के आया। तो वामपंथ मुख्य रूप से समानता की बात करता है, मजदूरों के हकों की बात करता है, पूंजीवाद का विरोध करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, भूमि सुधार की बात करता है। सारी बातें सही हैं। मैं भी इतिहास पे भी आऊंगा कि भारत में वामपंथ का शुभारंभ कैसे हुआ और रसिया में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो अभी वर्तमान में भारत में वामपंथी सरकारों का पतन हो चुका है। केरल चुनाव 2026 के नतीजों के बाद अब देश के राजनीतिक नक्शे से कहीं पर भी वामपंथ नहीं है, पूरी जगहों से सरकारें खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, धीरे धीरे नक्सलवाद भी खत्म हो रहा है। गृह मंत्रालय के द्वारा भी जो डेटा आया था, नक्सलवाद भी मात्र पूरे भारत के 2% जिलों में बचा है। अभी उस पर बाद में बात करेंगे। तो 1957 में केरल पहला राज्य बना था जहां लोकतांत्रिक तरीके से कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई थी। यह दुनिया का पहला राज्य है जहां पे लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी के माध्यम से चुनी गई, नहीं तो क्रांति आधार बनता है। और पिछले 50 सालों से केरल और वामपंथ दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते थे। कभी किसी को भरोसा ही नहीं हो सकता कि केरल से कभी वामपंथ जा सकता है। 2021 में पिनराई विजयम लगातार दूसरी बार चुनाव जीत करके आए थे और 5 साल का पूरा टेन्योर उन्होंने किया। 2026 में जब चुनाव हुए तो सत्ता विरोधी लहर दौड़ी, विपक्षी गठबंधन मजबूत हुए और फाइनली वामपंथ खत्म हो चुका है। अब देश में वामपंथ नहीं है। केरल हमारा बहुत इंटेलेक्चुअल स्टेट है, चीजों को बहुत साफ सुथरा, और आप देखिए केरल में चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे सामाजिक समानता की बात करें, हर जगह पे केरल अग्रणी है। ठीक है, तो वामपंथी के 3 गढ़ थे, वामपंथ के 3 गढ़ थे आपके। ठीक है, 3 के तीनों गढ़ आपके खत्म हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की सरकार हुआ करती थी। ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, बहुत लंबे समय तक सरकार चली, 34 साल तक रिकॉर्ड है ज्योति बसु के नाम पे।
ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में वामपंथियों ने 1977 से लेकर 2011 तक राज किया। फिर टीएमसी आई आपकी, तृणमूल कांग्रेस फिर आई, 15 साल तक तृणमूल ने का राज, अब भाजपा आ चुकी है। ठीक है, दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट शासनों में से एक था ये पश्चिम बंगाल, रिकॉर्ड। दूसरा त्रिपुरा, त्रिपुरा में मनिक सरकार के नेतृत्व में 25 साल शासन किया कम्युनिस्टों ने, 1993 से लेकर 2018 तक। और आज मैं ये भी बताने वाला हूं कि वामपंथ खत्म क्यों हुआ भारत से, क्या कारण हो रहा है कि वामपंथ को वोट नहीं मिल रहा है, वामपंथी सरकार। तो भाजपा ने 2018 में त्रिपुरा से भी आउट कर दिया, भाजपा की सरकार आ चुकी है अब वहां पर। केरल में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, कभी एलडीएफ आता है, कभी यूडीएफ आता है, लेकिन 2026 की हार के बाद सत्ता में रहने का पूरी तरीके से सिलसिला अब खत्म हो चुका है। क्यों वामपंथ अप्रासंगिक हुआ? एक तो व्यवहारिक रूप से जो बात हो रही है, जो वर्ग संघर्ष की बात हो रही है, एक तो युवाओं से दूरी है। वामपंथी विचारधारा नए जमाने के युवाओं की, जो जेनजी चल रहे हैं, उनकी आकांक्षाओं और तकनीकी विकास में तालमेल नहीं बैठा रहा। अब टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है। ठीक है, दूसरा संगठन बहुत कमजोर है। बंगाल और त्रिपुरा में हार के बाद पूरा कैडर्स है ना, जितना भी कैडर्स है, धीरे धीरे भाजपा और टीएमसी में चला गया। तो कम्युनिस्ट का पूरा कैडर कमजोर हो चुका है। इसके बाद विकल्प कम है, औद्योगिक विकास की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर रोजगार सृजन की बात ही नहीं हो रही, कोई ठोस मॉडल नहीं है। यहाँ तो पूंजीवाद को खत्म करने की बात है, तो ठोस मॉडल ना होने के कारण भी अप्रासंगिक हो गया। समझिए, एक समय संसद में तीसरी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था सीपीआई और सीपीआई-एम, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान थी इसकी, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। केरल हाथ में जाने के बाद अब इनके पास ऐसा कोई मॉडल राज्य नहीं बचा है जिसके लिए अपनी सफलता के तौर पे पेश कर सके। तो वामपंथ भारत से धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है, नक्सलवाद भी खत्म हो रहा है। वामपंथ का उदय कैसे हुआ था? रशियन रेवोल्यूशन जब हुआ, रूस की क्रांति हुई, उससे पहले कार्ल मार्क्स उससे पहले आया, दास कैपिटल लिखी उन्होंने, अपनी विचारधारा को भौतिक द्वंद्वात्मकवाद की बात की उसमें। तो 1917 में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित था पूरा का पूरा रशियन रेवोल्यूशन, और उसके बाद ही भारत में भी वामपंथी विचारधारा धीरे धीरे आई। यहाँ पे सीपीआई-एम, सीपीआई, ये सारी पार्टी आपकी बनी। बाद में इन्हीं पार्टियों का सपोर्ट और इनका पूरा नक्सलवाद, जो लाल गलियारा, लाल सलाम, लाल कॉरिडोर, पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब 1920 से 1925 का टाइम पीरियड है। 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और 1925 में कानपुर में हुई थी आपकी। एम.एन. रॉय का नाम आपने सुना होगा, एम.एन. रॉय पहले संस्थापक थे जिन्होंने सीपीआई बनाया। ठीक है, वामपंथियों ने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ संघर्ष किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया, किन्होंने? वामपंथियों ने। क्यों? रूस के दबाव के कारण से। रूस मित्र राष्ट्रों के साथ जुड़ा हुआ था और रूस से ही वामपंथ पूरी तरीके से ऑपरेट हो रहा था, कार्डर से भी ऑपरेट हो रहा था। तो इन्होंने भारत की आजादी में सहयोग नहीं किया, भारत की आजादी के टाइम पीरियड पे अंग्रेजों का साथ दिया रूस के दबाव के कारण से। इसके कारण से इनकी छवि काफी कमजोर हुई। उसी के बाद इसके बाद 1957 में केरल में नंबूदिरीपाद है ना, नंबूदिरीपाद है, उनके नेतृत्व में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी का लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, सरकार जीती। 1964 में विचारधारा में मतभेद होने के कारण से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो भागों में बंट गई, एक सीपीआई और एक सीपीआई-एम। 1967 में नक्सलवादी आंदोलन चालू हुआ पूरे भारत में, बड़ा हिंसक वामपंथी नक्सलवाद आंदोलन, और वो अपना विस्तार करता गया। अब जाके गृह मंत्रालय ने उसे कंट्रोल किया है। अभी भी हमारी सीआरपीएफ की कोबरा बटालियंस लगातार नक्सली क्षेत्रों में, खासकर छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन सब क्षेत्रों पे सक्रिय है। बिहार अभी नक्सल मुक्त हो चुका है हाल ही में, है ना। वहां का एक लीडर था, वो पूरी तरीके से अपने आत्मसमर्पण कर दिया, अभी सरकार आत्मसमर्पण वगैरह करवा रही है। तो कई सारी उपलब्धियां रही। 34 साल सरकार चलाया पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु ने। ठीक है, ऑपरेशन बरगा चलाया था पश्चिम बंगाल में, जहां पर बड़े स्तर पर भूमि सुधार किए गए। केरल आप देखिए, एक बहुत बड़ा मॉडल है पूरे देश का, जहां पर इतनी बड़े लेवल पे एजुकेशन थी, शिक्षा वामपंथियों के कारण ही आई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल मॉडल बताया जाता है, दुनिया भर में सराहना मिलती है इसकी। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद ही
मतलब 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें वामपंथियों की सबसे बड़ी जीत हुई थी, 60 से अधिक सीटें प्राप्त हुई थी और मनमोहन सिंह सरकार को बाहर से समर्थन भी दिया था। इन्होंने सम्मिलित नहीं हुए थे सत्ता में लेकिन बाहर से। लेकिन लगातार 2004 के बाद से इनका जनाधार कमजोर होता रहा और 2026 के केरल चुनाव के बाद अब राज्य स्तर पर इनकी कोई सरकार नहीं बची है। ठीक है, लगातार पूरी तरीके से लाल सलाम, वामपंथी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा, ये धीरे धीरे कम होता गया। लाल सलाम इनका नारा और अभिवादन है, ग्रीटिंग है, लाल अभिवादन बोलते हैं इसको, है ना। लाल रंग वामपंथी विचारधारा का, क्रांति का, संघर्ष का, श्रमिकों के बलिदान का प्रतीक है। सलाम एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अभिवादन, तो लाल सलाम एक प्रतीक है, लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। चूंकि मैंने जैसा कि बताया इन्होंने वर्ग संघर्ष की बात कही, महात्मा गांधी ने वर्ग समन्वय की बात की, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, मार्क्सवाद ने या कम्युनिस्ट विचारधारा ने वर्ग संघर्ष की बात कही। ठीक है, तो लाल सलाम आमतौर पे इनका नमस्ते वाला बात है, जैसे हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जब भी एक दूसरे से मिलते हैं सब लाल सलाम करते हैं। ये एकजुटता की बात करता है, विचारधारा और के प्रति निष्ठा की बात करता है। ठीक है, तो इस नारे का चलन 1920 के दशक में चालू हुआ था, जब कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ने चालू हुए तो वामपंथी आंदोलनों ने रेड सैल्यूट करना चालू किया। ठीक है, इसके बाद नक्सलवाद का आप सभी जानते हैं, नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद और फिर माओवाद की विचारधारा में बदल जाना। ठीक है, बंदूकें उठा लेना, शुरुआत में भूमिपति थे, बाद में सरकार के खिलाफ जाकर के खड़े हो जाना। तो अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है भारत से, वामपंथ भी खत्म हो गया राजनीतिक तौर पे। और एक अर्बन नक्सल का भी कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, बहुत इंटेलेक्चुअल विंग, पूरा एक वर्ग है ना। जैसे आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से भी पढ़े लिखे लोग नक्सलवाद को पोषित करते हैं, वामपंथी उग्रवाद को पोषित करते हैं, बहुत सारे इनके स्टूडेंट विंग भी हैं। तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट 49 साल बाद अब भारत जो है वामपंथ अप्रासंगिक हो चुका है, कोई भी पार्टी नहीं है। विचारधारा देखो कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन अल्टीमेट भारत में कमजोर होती हुई दिख रही है। तो ये आप सभी के लिए एक जानकारी है जो आपको जानना चाहिए। डिटेल में मैं जब वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तब मैं फिर आपको कार्ल मार्क्स और उनकी विचारधारा और फिर रशियन रेवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं, फिर वो सारी चीज़ें हम इतिहास के अंतर्गत, और पूरा वामपंथ का काल जो भारत में आज़ादी से लेकर एम.एन. रॉय से चालू हुआ, कौन कौन इसके सदस्य रहे। इनफैक्ट यहाँ पर बाद में जवाहरलाल नेहरू, है ना, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप सभी जानते हैं। जब ये भारत से अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान के बाद वहाँ से फिर किसी तरीके से जर्मनी पहुँचे। ठीक है, तो कम्युनिस्ट विचारधारा का जो है जुड़ाव उनके साथ भी था। ठीक है, चलिए, तो ये एक जानकारी आप सभी के लिए है, आप इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, चलिए।